हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों के बारे में बातचीत की थी। आज की इस वीडियो में हम केंद्र व राज्य के संबंधों में प्रशासनिक संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंधों का जिक्र भारतीय संविधान की अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 256 टू 263 तक प्रशासनिक संबंधों का जिक्र किया गया है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक जो संबंध है वो भारतीय संविधान के भाग 11 में दिए गए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध, जो कि अनुच्छेद 256 से 263 व भाग 11 में दर्शाए गए हैं। केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। केंद्र और राज्यों की प्रशासन करने की शक्तियाँ अथवा कार्यकारी शक्तियाँ उनकी विधायी शक्तियों से ही संबंधित है। और केंद्र व राज्य की जो विधायी शक्तियाँ हैं, विधायी जो संबंध है, वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार की सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। संघ सूची के विषयों पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। तीसरी हमारी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों ही बनाते हैं। दोनों से हमारा अभिप्राय है संसद भी कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल भी कानून बनाते हैं। लेकिन अगर दोनों ही में यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल में किसी विषय को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उस समय कानून संसद का मान्य होगा, राज्य विधानमंडल का कानून मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से संघ सूची के जो विषय हैं वो संसद के पास, राज्य सूची के विषय राज्य विधानमंडल के पास, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों ही बना सकते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं अनुच्छेद 256 आर्टिकल 256। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन अवश्य हो। यानी कि अनुच्छेद 256 ये स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य, हर स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह से करेगा जिससे कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन अवश्य हो, उनके कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। इसके अलावा संघ अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य को ऐसे निर्देश देने में कर सकेगा जो भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत होते हैं। आर्टिकल 256 इस बात को भी स्पष्ट करता है कि सेंटर के द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य को निर्देश देने में भी कर सकता है जो कि भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत हो।
इसके अलावा हमें इस बात को भी जानना चाहिए कि आर्टिकल 365 ये स्पष्ट करता है कि यदि कोई राज्य अनुच्छेद 365 के अनुसार कोई भी राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन नहीं करता है कोई भी राज्य, तो ऐसी दशा में राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इस बात का वर्णन आर्टिकल 365 में है। अनुच्छेद 365 इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि यदि कोई राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। आर्टिकल 257 आर्टिकल 257 के अनुसार अनुच्छेद 257 ये स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा। प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे मामले भी दिए गए हैं जिनमें केंद्र राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है, जिनमें शामिल है राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा के लिए भी केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। राज्य में रेलवे संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा केंद्र के द्वारा राज्य को सौंपा जा सकता है। इसके साथ साथ संचार के साधनों को बनाए व उनका रखरखाव करने संबंधित निर्देश भी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिए जा सकते हैं। संचार के साधनों को बनाए रखना, उनका रखरखाव रखना। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें। यह निर्देश भी केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं राज्य के द्वारा बनाई जाए, ऐसे निर्देश भी समय समय पर केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए जा सकते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258 इस बात को स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषय से संबंधित शक्तियां तथा कार्य सौंप सकता है। तो अनुच्छेद 258 से ये बात स्पष्ट होती है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यकारी शक्ति में शामिल विषय से संबंधित शक्तियां और कार्य सौंप सकता है। इसके साथ साथ संसद अपनी किसी विधि के अंतर्गत कानून के अंतर्गत किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसी शक्तियां व कार्य सौंप सकते हैं जो वह उचित समझे। तो संसद कानून बनाकर विधि के अंतर्गत जो है वो किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसी शक्तियां भी सौंप सकती है जो वह उचित समझे। इसके साथ साथ आर्टिकल 258 इस बात को भी स्पष्ट करता है कि यदि केंद्र सरकार इस अनुच्छेद के किसी उपबंध के आधार पर राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है तो राज्य सरकार के द्वारा उन कार्यों के निर्वाह में किए गए अतिरिक्त व्यय का भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि केंद्र सरकार अगर किसी
अनुच्छेद में किसी उपबंध के आधार पर राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का कोई निर्देश देती है, कोई डायरेक्शन देती है, तो राज्य सरकार के द्वारा उन कार्यों को करने के लिए उनके ऊपर जो भी खर्च होता है, जो भी अतिरिक्त व्यय होता है, उसका भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 261 अनुच्छेद 261 के अनुसार संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाएं अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी। ये भी केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध है। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों में आर्टिकल 263 आर्टिकल 262 इस बात को स्पष्ट करता है कि संसद पार्लियामेंट कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में नदी, घाटियों या जलाशय आदि के जल के प्रयोग या वितरण तथा नियंत्रण संबंधी विवादों के निर्णय करने के लिए प्रावधान भी कर सकती है। आर्टिकल 262 के अनुसार संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में नदी, घाटी या जलाशय आदि के जल प्रयोग, वितरण तथा नियंत्रण संबंधी विवादों के निर्णय के लिए प्रावधान भी कर सकती है। संसद ऐसे किसी विवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 263 इस बात को स्पष्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जा सकता है और यह गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल क्या है? गठन अंतर्राज्यीय परिषद का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। गठन कब हुआ? 18 मई 1990 को गठन हुआ पहला। अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें सदस्य भी होते हैं 6 कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत और राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990। केंद्र व राज्यों के जो प्रशासनिक संबंध हैं वो आपातकाल में भी इनके प्रशासनिक संबंध को देखा जा सकता है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा केंद्र व राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के बारे में।